सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल मीणा हिंदी व्याकरण के मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही विद्यार्थियों के साथ में मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि मैं और आपके सामने और ज़्यादा बढ़िया वीडियो उत्साहित होकर के डालता रहूँ। पिछले 2 दिनों की जो हमने जो टॉपिक पढ़े थे वर्ण, स्वर और व्यंजन, तो काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इन दोनों का आप एक साथ, स्वर और व्यंजन को आप एक साथ समझा दें। तो अपन आज इनको एक साथ समझेंगे, फिर अगला जो नया टॉपिक है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, स्वर और व्यंजन, वर्ण के 2 प्रकार थे और हमारे पास में क्योंकि संसाधन सीमित है और जो है उनमें आपको पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी में जो हमारा बोर्ड भी छोटा है, लेकिन फिर भी आपको इसी में मैं दोनों समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं। देखिए, वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिनकी संख्या होती है 44 और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो सबसे पहले अपन स्वर देख लेते हैं। स्वरों की संख्या जो 11 है वो आपके सामने लिखी हुई है और इन स्वरों पे लगने वाली जो मात्राएं हैं वो 10 होती है। अपन ने कल पढ़ा था ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। आप इसी क्रम से स्वरों को याद करोगे, आगे के जो पॉइंट है वो सरल हो जाएंगे उसके लिए। बाकी इसी का क्रम, इनका क्रम यही है। अब देखो, इनको अपन ने 5 भागों में बांटा था। जो पहला भाग था वो मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे अपन ने 2 भाग बांटे थे इसको। एक तो बांटा था ह्रस्व और दूसरा था दीर्घ। ह्रस्व यानी मूल स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे? ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर ह्रस्व यानी मूल स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व यानी छोटे, लघु बोल सकते हो इनको। तो 4 तो लघु स्वर। बाकी जो बचे जो 7 स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़े स्वर। दूसरा अपन ने पढ़ा था ओष्ठ के आधार पे, यानी ओष्ठ के खुलने के आधार पे। तो ओष्ठ के खुलने के आधार पे भी अपन ने 2 भागों में बांटे थे। एक था वृत्ताकार और दूसरा था अवृत्ताकार। अब देखिए, वृत्ताकार में 4 स्वर, जिनको उच्चारण करते समय अपना मुंह वृत्त के समान हो जाता है। तो उ और ओ, औ आप उच्चारण करोगे तो अपने आप ही आपको पता लग जाता है इसमें। तो ये 4 तो वृत्ताकार है, किसके आधार पे? ओष्ठ के आधार पे। बाकी जो 7 स्वर बचे वो सारे किस में आते हैं? अवृत्ताकार में। तीसरा जो प्रकार अपन ने बांटा था वो था जिह्वा के आधार पे। अब जिह्वा के आधार पे देखो, 3 भागों में बांटा था अपन ने, अग्र, मध्य और पश्च। अपनी जिह्वा के 3 भाग बताए थे अपन ने, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र भाग से बोले जाने वाले ई और ए और आई, ये 4 स्वर अग्र भाग से बोले जाते हैं। यानी इन 11 स्वरों में से अगर क्वेश्चन आए कि जीवा के आधार पे कौन कौन से स्वर अग्र भाग से बोले जाते हैं, तो ई और ए, आई 4 ये। मध्य भाग से केवल ए स्वर और बाकी से सभी स्वर किससे बोले जाते हैं? अपने पश्च भाग से। किसके? जीवा के। चौथा जो प्रकार अपन ने पढ़ा था वो था मुंह के खुलने के आधार पे। मुंह के खुलने के आधार पे, तो मुंह के खुलने के आधार पे अपन ने बांटे थे 4 भाग। पहला था समृत, दूसरा था अर्ध समृत, तीसरा विवृत और चौथा था अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। अब देखिए, ये थोड़ी सी कठिन है, लेकिन समृत में अपन ने पढ़ा था जिसमें ई, उ और उ, ये 4 स्वर आते हैं समृत में। अर्ध समृत में
ए और ओ स्वर आते हैं। विपरीत में अपना जो सबसे ज्यादा मुंह खुलता है उसमें आ स्वर आता है। बचे सारे शेष जो स्वर है वो अर्ध विपरीत में आते हैं। शेष स्वर सभी किस में आते हैं? अर्ध विपरीत में। ठीक है। और इसका पांचवा जो प्रकार था वो था स्वर तंत्र के आधार पे। स्वर तंत्र के आधार पे अपन ने पढ़ा था स्वर तंत्रियां, जो 5 स्वर तंत्रियां हैं कौन कौन सी है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंता और ओष्ठव। इनके आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, ये 5 प्रकार के अपन ने स्वरों के वर्गीकरण पढ़े थे। तो देखिए, कंठ से बोले जाने वाले स्वर ए और आ। तालु से बोले जाने वाले स्वर ई और बड़े ई। मूर्धा से केवल आपका री स्वर बोला जाता है। दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ओष्ठ से आपके होता है ऊ और बड़ा ऊ का। ठीक है। इसके अलावा 2 स्वर ऐसे हैं जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कंठ तालु। कंठ तालु। और कंठ तालु से बोले जाने वाले स्वर बचे कौन से? ए आई। ए और आई, ये 2 ऐसे स्वर हैं जिनको क्या बोला जाता है हिंदी में? कंठ तालु स्वर। और कंठोष्ठ। कंठोष्ठ बचे कौन से? ओ और औ। ये 2 ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर के करते हैं, तो ये कंठोष्ठ बोले जाते हैं। ओ और औ। ये आपके स्वतंत्र के आधार पे थे। बाकी संस्कृत में वकारस्य यानी व को दंतोष्ठ भी बोलते हैं, जो दंत और ओष्ठ से मिलकर के उच्चारण किया जाता है, दंतोष्ठ। तो संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में व यानी वकारस्य दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ से मिलकर के व का उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपन ने किसका वर्गीकरण कर लिया? स्वर का, छोटे रूप में। तो आप इसको इस रूप में आप एक साथ देख सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें स्वरों में बचे कौन से? अंग और है। तो अपन ने बताया था कि अंग यानी इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसका उच्चारण कहां से होता है? नाक से। और है इसको बोला जाता है विसर्ग। और इसको लिखते हैं इन 2 बिंदुओं का, अर्थात इसका उच्चारण किससे होता है? और इन दोनों को अपन ने क्या बताया था, क्या बोला जाता है हिंदी में? अयोगवाह है। अयोगवाह है ध्वनि। तो ऐसे करके आपके स्वर का वर्गीकरण होता है। दूसरा, व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। कहां से? शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, क वर्ण से लेकर के ह वर्ण तक कितने व्यंजन होते हैं? 33। अब 33 व्यंजनों का वर्गीकरण तो देखो सिंपल है। क जो 5 वर्ग बताए थे मैंने, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प, आपको इसी क्रम से याद करना है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। ऐसे ही इन 5 जो वर्ग है जिसमें कितने वर्ण है? 25, उनको क्या बोला था अपन ने? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, क्योंकि ये 5 जो वर्ग है वो इन स्वर तंत्रियों को कहीं ना कहीं से स्पर्श करके आते हैं। जो स्वर तंत्रियां इधर लिखी हुई है 5, उनसे स्पर्श करके निकलते हैं अपने मुख विवर से, इसलिए इन 25 को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। कहां से? क वर्ण से लेकर के म वर्ण तक। क से म वर्ण तक कितने हो गए? 25 वर्ण। ठीक है। बचे य, र, ल और व, 4 व्यंजन जिनका मैंने शुद्ध क्रम बताया था। अगर एग्जाम की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपसे पूछ ले तो इसका उच्चारण होगा य, व, र और ल, क्योंकि जब संधि करते हैं, जब अपन संधि पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ई का किस में बदल जाता है? य में। ऊ किस में बदल जाता है? व में। री किस में बदल जाता है? र में। और ली जो संस्कृत में प्रयोग होता है लरी का, वो किस में बदल जाता है? ल में। और जब अपन वर्णों की गणना करते हैं
तो छोटे से बड़े की ओर चलते तो पहले ई आता है, ऊ, फिर री और फिर लरी, इसलिए इसका शुद्ध क्रम तो यह माना जाता है। लेकिन अपने हिंदी वर्णमाला में इसका वर्ण अपने को जो क्रम है वो यही मिलता है। तो देखिए य, र, ल और व, ये चार थे अपने अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, चार व्यंजन। और श, स, श और है, ये थे अपने ऊष्म व्यंजन। ये तीन प्रकार का वर्गीकरण अपन ने व्यंजन का कर लिया। इससे आगे देखिए अपने पास में व्यंजनों का 25 ये, 4 और 4 ये, अर्थात अपने कुल व्यंजन कितने हो गए 33। लेकिन हिंदी वर्णमाला में अभी भी जो अपने पास में व्यंजन बच रहे हैं, वर्ण बच रहे हैं, कौन कौन से, इसी में प्रयोग होता है अक्षय, तरय और ज्य प्लस श्र, इसको भी अपन संयुक्त व्यंजन मानते हैं। अब ये देखो चार क्या है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका निर्माण दो व्यंजनों से मिलकर के बनता है। वो भी अपन ने कल पढ़ा था। क्ष का निर्माण देखो क प्लस श से, इसका निर्माण होता है क्षय का, और इसका क्रम कहाँ आता है, इस क के बाद में, ठीक है। त्रय का देखो सीधा सा है तय प्लस र, त्रय से किसका निर्माण होता है, त्रय का। जय प्लस य, इसका निर्माण दोनों से मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जय का। और श्रय में आधा स जो संकर वाला है और र, दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, श्रेय का। अब देखो इसके आप और भी टुकड़े करने चाहो, क प्लस स प्लस और अ, तो ये स्वर निकालने पर इसके ये टुकड़े ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। तो आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हो। जैसे त्रय का करें अपन, तो आधा तय प्लस र में से आप ए निकालोगे तो ये राधा हो जाएगा और आपका जो स्वर है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें मात्राएं जब लगाते हैं तो मात्राओं का कैसे लगाते हैं अपन, गणना, मात्राओं की गणना करना मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये अब इन चारों का आपका प्रकार हो गया संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, अपने पास 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इसी में जो मैंने बताया था आपको, जैसे अब त्रय बचा अपने पास में, तो त्रय का नंबर कहां पे आता है, तय के बाद में। यहां पे इसको क्रम के अनुसार त्रय का नंबर कहां पे आएगा, तय वर्ण के बाद में। जय का च छ ज, और इस जय का क्रम कहां पे आएगा, क्रम के अनुसार इस जय के बाद में। और बाकी श्रेय का आएगा अपना जो यहाँ पे से लिखा है इसके बाद में, इस श्रेय का क्रम आएगा। ये भी मैंने अपने को आपको कल बता दिया था, ठीक है। अब देखो स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, उसमें व्यंजन हो गए। अब देखते हैं अपन नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन ऐसे व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, अर्थात जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो मैंने बताया था इन पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण कौन कौन से हैं, ग, य, न और म। ये 5 वर्ण क्या कहलाते हैं अपने नासिक के व्यंजन। ग, य, न और म, ये 5 जो व्यंजन है वो अपने नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अगला जो लिखा है तो मैंने पार्श्विक, पार्श्व यानी पास में, अर्थात जब अपनी जीभ ऊपर तालू में लग करके दोनों पार्श्वों से होकर के जब हवा बाहर आती है तो उसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन लय को। लुंठित, जब अपनी जीभ लुढ़कती है, लुंठित यानी लुढ़कना, या फिर इसको बोलते हैं अपन प्रकंपित। प्रकंपित का अर्थ होता है प्र उपसर्ग लग करके प्र प्लस कंपित, कंपित यानी जो कंपित होती है, कंपन करती है, कंपायमान होते हैं। तो ऐसा व्यंजन जो कंपन करता है अपन जब मुख विवर से उसको बोलते हैं। तो देखिए वो बताया था मैंने ड्र। इसके अलावा उत्सिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन अपने पास में 2, ड और ढ, ये उत्सिप्त व्यंजन है। अयोग वा है,
अयोग वह है, अपन ने स्वर में पढ़ा अंग और अह, इनको दोनों को अयोग वह मानते हैं। काकल्य, काकल्य या कंठ स्वर, काकल्य या कंठ, तो काकल्य या कंठ अपन मानते हैं अपने को है, जो अपना उसमें व्यंजन में जो है आता है उसको। ये व्यंजन के वर्गीकरण हो गए। इसमें बचा स्वर तंत्र के आधार पे, तो देखिए स्वर तंत्र के आधार पे भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अब स्वर तंत्र के आधार पे अपन वर्गीकरण करते हैं व्यंजनों का, तो वही क्रम लिखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता और ओष्ठव, दंता और ओष्ठव। तो देखिए कंठ से आपको मैंने बताया था कल भी, ये पांचों वर्ग लिख लो आप, क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग उसी क्रम से लिख लो। तो क वर्ग किसे बोला जाएगा? कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। बचे अपने अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो मैंने कहा था कि है जो अपना ऊष्म व्यंजन है उसको अपन क्या मानते हैं? काकल्य स्वर या कंठे व्यंजन। ठीक है, कंठ, क्योंकि ये कंठे से बोला जाता है, तो इसलिए आप इस है को कहां पे ले जाओगे? कंठे में। बाकी जो अपने ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन सॉरी, तो उसको आप कंठ को छोड़ करके यहां से स्टार्ट करो, य, र, ल और व, प्लस स और स। ये हो गया आपके ऊष्म व्यंजन और ये आपके अंतस्थ व्यंजन। जो कंठ से देखियो क वर्ग और है ऊष्म व्यंजन, तालु से च वर्ग और ये और श, ये तो क्या है? अंतस्थ व्यंजन और स ऊष्म व्यंजन। ऐसे ही आपको इसका क्रम आपको याद करना है। आगे देखो, अपन इसी के साथ साथ में अगर स्वरों की तुलना करें तो इसी के साथ में आप स्वरों को भी जोड़ सकते हैं। तो इसको मिटा करके मैं आपको एक साथ इस स्वर और व्यंजन का स्वर तंत्र के आधार पे वर्गीकरण बता देता हूं। तो देखिए, जो संस्कृत है अपनी संस्कृत भाषा में अक्कु है विसर्जनीय नाम, अर्थात अपन संस्कृत में पढ़ करके सीधा कर लेते हैं ए या आ प्लस क वर्ग प्लस है। इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से। तालु से छोटी ई या बड़ी ई प्लस च वर्ग प्लस ये प्लस श उसमें व्यंजन। मूर्धा से री प्लस ट वर्ग प्लस र प्लस षटकोण वाला श। दंता से ली, जो कि संस्कृत का स्वर माना जाता है, प्लस त वर्ग प्लस ल और श। और ओष्ठ में देखिए प वर्ग, ओष्ठ में उ और उ तो स्वर प्लस प वर्ग, ये सारे ओष्ठ में बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वरों का भी वर्गीकरण हो गया और आपके व्यंजन का भी। किसके आधार पे? स्वर तंत्र के आधार पे। तो आप इस सारणी को भी याद कर सकते हैं, तो दोनों आप एक साथ याद कर सकते हैं। बचे आपके कौन से स्वर घोष हैं, कौन से व्यंजन घोष हैं, कौन सा इनमें से एक एक वर्ण पूछता है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें कौन से पूछ ले कि इसमें अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन सा है, कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है। तो उसके लिए भी मैंने आपको याद करने का सीधा सा तरीका बताया था। आप पहले लिखो अघोष और इधर लिख लो घोष या सघोष। इधर लिख लो आप अल्प प्राण और इधर लिख लो आप महाप्राण। अब देखो अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और घोष में आप तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण करोगे। वर्ण मतलब वर्ग का ये पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे मैंने इसमें लिखा है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आप लिखोगे तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वर्ण ये और पहला, दूसरा ये। तो ये अघोष में पहला और दूसरा वर्ण मैंने बताया कल उसी तरह से, तो आप गणित में भी लिख सकते हो। उसी प्रकार से अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण
हमेशा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। बचे अपने अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन और स्वर। तो देखिए सभी जो स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। और सभी स्वर क्या होते हैं, घोष या सघोष। सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन, अब यहाँ पे मैं अंतस्थ लिख देता हूं, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, सभी अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, घोष। अंतस्थ व्यंजन, ये आप इसका क्रोस के हिसाब से मैंने जो कल बताया था वैसे आप इसको समझ सकते हैं। किसको, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन समझने के लिए। अब बचे कौन से, ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन में भी आपको पास में स और स है, किसमें आता है, घोष में। आपको इस एक वर्ण का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि है घोष भी होता है और है महाप्राण, दोनों होते हैं। तो यहाँ पे अघोष में देखिए स है कहां चला गया, घोष में। और महाप्राण में सारे जो उसमें व्यंजन होते हैं वो होते हैं उसमें व्यंजन। इसमें ये श भी होता है, ये स भी होता है, श और है, यानी चारों वर्ण जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ये आपका घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण चारों में आपका डिवाइड हो गया। इसके साथ साथ में अपने हिंदी में वरद से व्यंजन चलते हैं, जो एनसीईआरटी के द्वारा जो मैंने कल बताए थे, उसमें अपने 3 व्यंजन आते हैं, न, श और ल। तो आप इनको भी कंटेस्ट करेंगे और इसके माध्यम से आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी बोर्ड छोटे होने की वजह से मैंने छोटे रूप में आपको समझा दिया है। अगले वीडियो में अपन हिंदी व्याकरण का अगला वीडियो लेकर के आएंगे। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं जो नया वीडियो डालूँ आप उसको तुरंत आपके पास में पहुंच जाए और आप अपना रिस्पॉन्स और जो भी सुझाव देना चाहते हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।